Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the back exercises of this chapter. So back exercises start करते हैं भाई. सबसे पहला क्वेश्चन है compare the properties of electrons, protons and neutrons. So हमें पता है तीनों ही हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम के. अब बताओ इसमें क्या क्या डिफरेंस है. अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं बेटा, दे आर नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज हैं. एंड न्यूट्रॉन्स की बात करें तो उन पे कोई चार्ज नहीं होता. देन इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ होते हैं, जैसे अगर ये एटम है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर घूमते रहते हैं. सो आउटसाइड, located outside the nucleus, this is located within the nucleus and this is also within the nucleus. ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाहर होते हैं. देन है these are attracted towards positively charge. अब भैया हमें पता है जब भी एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सेम चार्जेस जो है रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. तो भाई को जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. एंड न्यूट्रॉन्स दे डू नॉट गेट अटैच्ड या अट्रैक्टेड टू एनी चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये न्यूट्रॉन है, इनमें कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम. अब जे थॉमसन का कौन सा मॉडल था बेटा, जिसमें उन्होंने एटम को कंपेयर किया था एक क्रिसमस पुडिंग से, या उन्होंने कहा था जैसे एक वाटरमेलन होता है उससे कंपेयर किया था, जिसमें एक पॉजिटिव स्फीयर है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस पर एम्बेड हो रखे हैं, ये उन्होंने बताया था. लेकिन उनका वाला जो मॉडल था वो ये नहीं बता पाए कि भाई अगर ऐसा है कि एक पॉजिटिव स्फीयर में वो रखे तो हर एटम के अलग अलग फीचर्स कैसे हैं, अलग अलग उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं. एंड ऑल्सो बाद में पता चला था कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनके जो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फैले हुए हैं, तो अगर पॉजिटिव में नेगेटिव ऐसे फैला हुआ है तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके फिर तो कोई चार्ज होना ही नहीं चाहिए एटम में, बट एटम में चार्ज होते हैं. तो काफी सारे ड्रॉबैक्स थे इसके. हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट. हाउएवर इट वाज लेटर फाउंड दैट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स reside at the center of the atom called the nucleus and the electrons revolve around the nucleus. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रॉदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम. अब रॉदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें क्या लिमिटेशंस, उन्होंने तो डिस्कवर कर लिया था कि एक न्यूक्लियस है, यहीं पे ही सारे प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूमते हैं. अब वो पूरा ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि अगर कोई चीज़ देखो, अगर यहाँ पे आप कह रहे हो ये न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है, तो जब वो घूमेगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी एंड घूमते घूमते क्योंकि एनर्जी जाती जाएगी तो वो क्या करेगा, ऐसे एनर्जी उसकी जैसे जैसे कम होती जाएगी वो आके न्यूक्लियस में टकरा जाएगा एंड एटम हमारा खत्म हो जाएगा. तो इसलिए वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. सो अकॉर्डिंग टू रॉदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. Any such particle that revolves would undergo acceleration and radiate energy. The revolving electrons would lose its energy and finally fall into the nucleus. The atom would be highly unstable, but we know that atoms are quite stable. So यहाँ पे वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए थे कि अगर वो ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व अराउंड करता जा रहा है तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा एंड आके न्यूक्लियस में मिल जाएगा. तो इस चीज़ को वो नहीं समझा पाए थे, तो ये लिमिटेशन हो गई. नेक्स्ट फोर्थ है डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. सो हमें पता है भाई इनका मॉडल फाइनल मॉडल है जो सही आया था, इन्होंने क्या किया था, रॉदरफोर्ड ने जो चीजें बोली उसी के आगे चीजें ऐड ऑन कर दी कि जो भैया ऑर्बिट्स हैं उसमें कैसे कैसे. तो इसको कैसे लिखेंगे, एटम एज न्यूक्लियस इन द सेंटर. तो उन्होंने बताया ठीक है भाई सेंटर में उनका न्यूक्लियस है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व अराउंड करते हैं इस न्यूक्लियस के. एंड देन सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. So उन्होंने बोला कि जो orbits है ना, ये इसकी अलग अलग ये orbits हैं, इनकी अपनी अपनी एनर्जी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते एंड इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं में ही रिवॉल्व अराउंड करते हैं. सो while revolving in discrete orbits the electrons do not रेडिएट एनर्जी. जैसे उन्होंने कहा था ना, उनको जो हम लिमिटेशन कह रहे थे कि अगर भाई वो ऐसे घूम रहा है तो वो एनर्जी निकलती जाएगी उसके, धीरे धीरे जाके वो न्यूक्लियस में हो जाएगा. तो उन्होंने कहा कि इन ऑर्बिट्स की अपनी एनर्जी होती है, इस इलेक्ट्रॉन्स कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते. दीज ऑर्बिट्स और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. इसीलिए इसको हम इन शेल्स को या ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं.
These orbits और shell are represented by the letter, आपको पता ही है सबसे पास वाला K, फिर L, M एंड आगे जाओगे तो N, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और द नंबर्स 1 2 3 4 5 जितने भी आपने ऑर्बिट्स बनाई हैं, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारे पास, कंपेयर ऑल दी प्रपोज मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दी चैप्टर। सो 3 मॉडल्स हमने पढ़े। सबसे पहले है थॉमसन, जे थॉमसन का, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर विद इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने बोला था भाई कि जो हमारा वो है पॉजिटिवली चार्ज एक स्फेयर है एटम एंड उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेड हो रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। सेकेंड मॉडल क्या था भाई, रदरफोर्ड का मॉडल था। उसमें उन्होंने कहा एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसंट्रेटेड एट दी सेंटर, सेंटर में सारा पॉजिटिव चार्ज है, नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उन्होंने बता दिया। The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atoms। उन्होंने कहा न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज की कंपैरिजन में भी बहुत छोटा है। The electrons revolve around the nucleus in well defined orbits। उन्होंने बस बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि भाई अगर वो घूमते जा रहे हैं तो वो तो जाके न्यूक्लियस में रहे, उसको रेक्टिफाई आके करा बोहर ने। उन्होंने क्या बोला, देयर आर ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इनसाइड द एटम इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग, एंड जब वो रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं सो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे, इसलिए जो एनर्जी खत्म हो जाएगी और आके न्यूक्लियस में मिल जाएंगे वो पॉइंट उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 से समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या क्या रूल्स है। तो हमने 3 रूल्स पढ़े थे। पहला रूल क्या था भाई कि ये याद कर लो फॉर्मूला 2n², मतलब अगर ये न्यूक्लियस है, जो पहला हमारा ऑर्बिट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, n की जगह क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, सो 2 1 = 2, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी हिसाब से आप नेक्स्ट पे जाओगे। अब ये नंबर कौन सा है 2, तो n की जगह 2 लिख देंगे। सो n की जगह लिखा 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 2 = 8, तो ये आ गया 8। तो मतलब जो हमारी सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, थर्ड नंबर वाली ऑर्बिट बनाएंगे। सो ये क्या होगा 2, n की जगह 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 2 = 18, सो ये आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं थर्ड में। ऐसे ही फोर्थ पे जाओगे तो ये n की जगह 4 5 6 करते जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये था पहला रूल। दूसरा रूल आया था कि भाई अगर आप किसी का स्ट्रक्चर बना रहे हो और ये वाली मान लो आपके पास ये वाली जो है ये आउटर ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। मतलब वैसे हमें पता है कि हमारी जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारी फाइनल सबसे बाहर वाली है तो इसमें आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। मतलब अगर आपने ये दो ये शेल भर लिए, उसके बाद आपको 10 और डालने हैं, तो ये नहीं कि भाई हाँ तीसरी वाली में तो 10 डाल सकते हैं तो डाल दोगे 10, ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 डालोगे और बचे हुए दूसरे एक नए ऑर्बिट में डालोगे। तो मतलब जो भी आउटर सबसे लास्ट वाला बचेगा, आउटर वाला होगा, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। गॉट इट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा ये पढ़ लूँ, मैं साथ साथ पढ़ दूँ जो मैंने समझाया है। The maximum number of electrons that can accumulate in a shell is given by the formula 2n², where n is 1 2 3 4 जो भी है, ये मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बच्चे k शेल है, मतलब n इसका कितना है नंबर 1, फॉर्मूला लगाया 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर l शेल पे आ जाओ, n की जगह 2 लगाया 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। m शेल पे आ जाओ, n की जगह 3 लगाया 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। n शेल में 32, ऐसे बढ़ते जाएंगे, बस n की जगह 5 6 7 कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। Then the outermost orbit can accumulate with 8 electrons at the maximum। मतलब आउटर शेल है आपकी, सबसे बाहर वाला शेल है, उसमें कभी भी आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। एंड लास्ट रूल क्या था कि जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने शुरू करे, यहाँ पे 2 भरते हैं, इधर 2 भरे,
फिर यहाँ पे 8 भरोगे, फिर आगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाला, बाकी बचे हुए दूसरे शेल में आगे, फिर बचे हुए दूसरे में आगे। हमेशा पहले इस शेल को कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट वाला शेल कंप्लीट होगा, देन उससे नेक्स्ट एंड देन उससे नेक्स्ट बनेगा। इस तरीके से शेल्स बनेंगे, ठीक है। सो लास्ट रूल है, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टेकन इन अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, व्हिच आर फिल्ड स्टेप वाइज, हेंस द हाईएस्ट एलिमेंट हैज K2, मतलब हाईएस्ट एलिमेंट जो होगा वो ऐसे आ सकता है कि 2, उसके बाद अगला वाला 8 भरेगा, उसके बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी 2 आ गया देन 6 और उसके आगे भर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसके आगे आप कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए थे तो पहले यहाँ जो 6 छोड़े इसमें 8 करते, उसके बाद आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। वैलेंसी क्या होता है बच्चे? जैसे हम किसी की भी वैलेंसी निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं कि अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे, मैं बस अभी रैंडम एग्जांपल से समझा रही हूँ। जैसे किसी का आपने देखा ये आया 2, 8 और 2, मान लो इस तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन आया। अब जो लास्ट वाला आउटर मोस्ट वाला होता है वो हम मानते हैं, इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड ये उसकी वैलेंसी होती है। अगर जैसे 1 2 3 4 है तो हम कहते हैं 1 2 3 4 वैलेंसी है। 4 से ज्यादा है तो हम कहते हैं 8 के पास है। जैसे अगर उसका 5 बचा यहाँ पे तो अभी भैया मान लेते हैं कि उसको कितने 3 और चाहिए 8 पूरे करने के लिए, तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई। ये तो हमारा बेसिक चीज होगी, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, एटम ऐसा है कि जिसके लास्ट वाला जो है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, इधर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, फिर हम आगे बढ़े, इधर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लास्ट वाले इस पे गए एंड यहाँ पे डाले हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस वाले का हम क्या बात करेंगे कि भाई इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो यहाँ पे इसका जो आउटर वाला होगा उसमें 8 कंप्लीट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। सो हर एलिमेंट यही कोशिश करता है कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है ना उसमें 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हो। अब जैसे इसके पास 2 है तो वो कोशिश करेगा ये 2 वो किसी को दे दे ताकि वो कंप्लीट हो जाए। इसी तरीके से अगर मान लो किसी का जो आउटर शेल है बच्चे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, तो अब वो सोचेगा 7 अपने खो दूं तब मेरा अंदर वाला 8 कंप्लीट होगा, या वो कोशिश करेगा किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले जिससे उसके 8 कंप्लीट हो जाए। तो मतलब जितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स लेने की या इलेक्ट्रॉन्स देने की वो उसकी वैलेंसी होगी। कैसे डिफाइन करेंगे? अभी डेफिनेशन पे चलो जाते हैं। पहले जो एग्जांपल उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन और उसके एग्जांपल के साथ करके दिखाओ, तो वो करके दिखाते हैं। अब ऑक्सीजन जो है उसका हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डलेंगे। अब 8 में से 2 आपने डाल दिए, 6 बचे, दूसरे में 8 आ सकते हैं तो यहाँ डल गया 6। तो अब देखो इसका जो लास्ट मतलब जो आउटर वो है हमारा ऑर्बिट है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या कोशिश करेगा? कहीं से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो इसका कंप्लीट 8 हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 - 6 किया 2 आ गया, ठीक है। सो वैलेंसी हो गई 2। अब अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब देखो जरा, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है, देन दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। 8 + 2 कितना हो बचे? 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लास्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या कर सकता है? या तो अपने चारों को लूज कर दे तब भी उसके अंदर वाले में 8 पूरे हो जाएंगे, या 4 और गेन कर ले तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो ये गेन कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, दोनों ही केसेस में इसका कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, ठीक है। सो अब एक बार पढ़ लेते हैं। इफ इन द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। टू फिल द ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड इन द एटम ऑफ सिलिकॉन। सो यहाँ पे तो हो गए 2 एटम्स चाहिए, एंड इन द एटम ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की बात करें द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। टू फिल दिस ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। नाउ उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए जिससे अपने 8 कर ले, या 4 लूज कर दे तब भी उसका अंदर वाला 8 हो जाएगा। हेंस द
कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, सो मतलब उसकी वैलेंसी 2 हो गई। इसी तरीके से सिलिकॉन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है तो उसकी वैलेंसी 4 हो गई। ठीक है, तो किसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, कितनी कंबाइन जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वो उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, विद द सिंबल Z। अब हर एटम को एक एटॉमिक नंबर मिला हुआ है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर आ गया। सो कैसे डिफाइन करेंगे, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। एग्जांपल, ऑक्सीजन हैज 6 प्रोटॉन, 6 नहीं 8 प्रोटॉन्स होते हैं। सो ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन्स, हेंस एटॉमिक नंबर इज 8। तो ऑक्सीजन के अंदर 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो उसका कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 8 हो गया। जब भी डिफाइन करते हैं हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं, बट ये याद रखना है कि बच्चे जितने एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। चलो मास नंबर की बात करें। अब ये मास नंबर कहाँ से आता है, एक न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन्स होते हैं एंड कुछ उसके में न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब आप ऐड कर दोगे तो उसका मास नंबर आएगा। ठीक है, सो the mass number of an atom is equal to the sum of number of protons and neutron in its nucleus। तो उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उसका सम कर दो, वो आ गया उसका मास नंबर। सो मास ऑफ कार्बन इज 12U बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। अब उसके अंदर 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 + 6 12। तो कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 आ गया। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स और आइसोबार्स, दो चीजें पढ़ी हमने। आइसोटोप्स में हमने देखा था कि कभी कभी हमारे पास ऐसे होगा, जैसे कार्बन है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हमें पता है। अब कहीं कहीं पे हो गया कि कार्बन का जो मास है ना वो 12 है एंड कहीं पे 13 एंड कहीं पे 14। अब इसका क्या मतलब है कि इसमें नंबर देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर ये फिक्स है, ये 6 6 6 है, तो मतलब कार्बन के जो हमारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो तो 6 ही हैं, लेकिन मास नंबर जब निकालते तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मैटर करते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 होंगे तो 6 + 6 12 हो गया। इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 होंगे तो 7 + 6 13 हो गया। इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 होंगे तो 8 + 6 14 हो गया। मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, जो एलिमेंट है या जो एटम है वो एक ही है, लेकिन उसका मास नंबर अलग अलग है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। ठीक है बच्चे, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एंड हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या उसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, ऐसे ही हाइड्रोजन भी हो सकता है, काफी सारे एग्जांपल है। उसके बाद आइसोबार्स। आइसोबार्स थोड़ा सा इसका उल्टा होता है। इसमें क्या मतलब है कि भाई एटॉमिक नंबर सबका मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है लेकिन उसका मास नंबर सेम है। जैसे आर्गन और कैल्शियम की अगर हम बात करें तो ये आर्गन हमारा 18 है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स 18 है। कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स 20 है, तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है इसलिए एलिमेंट अलग अलग हो गया, लेकिन इसका मास नंबर दोनों का सेम है। अब जैसे यहाँ पे अगर 18 है तो 18 + 22 हमारे पास 40 होता है। इसी तरीके से अब कैल्शियम के 20 हमारे पास प्रोटॉन्स थे एंड इसमें न्यूट्रॉन्स 20 होंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी 40 आ गया, ये भी 40 आ गया क्योंकि भाई 18 + 22 भी 40 है, 20 + 20 भी 40 है। सो इसमें मास नंबर सेम है लेकिन ये एलिमेंट्स भी अलग है एंड ऑफ कोर्स इसके अगर एलिमेंट्स अलग हैं सो इसके एटॉमिक नंबर्स भी अलग अलग है। सो आइसोबार्स हो गए आर दी एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, एंड एक साथ में पूछा था यूजेस बता दो आइसोटोप्स के, तो हमने 3-4 यूजेस पढ़े थे, कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक काफी फेमस है, आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में, एंड आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज होता है हमारा एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L शेल, एक्सप्लेन। अब वो बोल रहे हैं ये जो Na+ है, ठीक है ध्यान रखना, Na क्या होता है, अच्छा Na हमारा होता है सोडियम
एंड अगर यहाँ पे लिखा हुआ है Na+, ये सब हम पढ़ के आए थे थर्ड चैप्टर में। Na+ का मतलब बताओ, अगर इस पे चार्ज भी लगा हुआ है तो ये आयन है, ये Na का आयन है, ठीक है। सो Na+ का वो कह रहे हैं K और L शेल दोनों ही भरी हुई है। ऐसा कैसे? देखो, अगर हम सोडियम की बात करें बच्चे, सो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है। अगर हम 11 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो क्या होगा? पहले शेल में 2 आएगा, दूसरे शेल में 8 आ जाएंगे, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में 1 आ गया। हमें पता ही है भाई सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये हो गया 2 8। अब इसका K शेल भी पूरा भर गया, L शेल भी पूरा भर गया। एंड क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, देखो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये Na- होना चाहिए, Na+ क्यों है? क्योंकि बच्चे आप ये समझो, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है। जब मान लो किसी चीज में से अगर आप नेगेटिव चीज हटा रहे हो तो वो पॉजिटिव हो गया। मेरे अंदर मान लो बहुत सारी नेगेटिव चीजें भरी हुई थी, अब जैसे ही मैंने निकाल के नेगेटिव चीजें निकाल दी तो मैं पॉजिटिव फील करूंगी, समझ रहे हो? तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं सो साइन पॉजिटिव आता है, क्योंकि अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन, इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक नेगेटिव चीज कम होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे बच्चे, सो क्या होगा? आपके पास अब प्रोटॉन्स तो इतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, तो अगर अब बढ़ गया तो मतलब नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, तो ये नेगेटिव होता है। क्योंकि इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या होगा? इस पे चार्ज प्लस का आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चीज उसने लूज करी है, तो ये बन गया Na+। ठीक है बच्चे, अब देखो सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल एंड फॉर्म Na+ आयंस, वहां से उसने Na+ आयन बनाया, हेंस इट हैज कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल। तो जब ये 1 हट गया तो उसका K शेल में 2 आ सकते हैं, भर गया पूरा, L शेल में 8 आ सकते हैं, भर गया पूरा, सो उसका K और L शेल कंप्लीटली फिल हो गया। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेज इफ ब्रोमाइन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होता है? हमारा जो एटॉमिक नंबर है सेम रहता है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। सो जैसे यहाँ पे ब्रोमियम Br हमारा 35 सेम है, यहाँ पे 79 हो गया और यहाँ 81 हो गया। ये 79 वाला 49.7% एंड वो 81 वाला 50.3%। कैलकुलेट करना है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन एटम। ठीक है, आप कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे हमें बोला है 49.7% किसका है? कितना है ये? 79 वाला है। ठीक है, इसका निकाल लेंगे एंड 50.3% 81 वाला है, उसका निकाल लेंगे। पहले एक एक करके निकालते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा, सिंपल हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड देन डेसिमल लगा देंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। सो वी हैव 497 इंटू में 79, ये हो जाएगा 9 इंटू 7 इज 63, ये हमारा आ जाएगा 9 9 जा 81, 82 83 84 85 86 87, सो ये आ गया 87। आगे बढ़ते हैं, 9 4 जा 36, 37 38 39 40 41 42 43 44, सो ये आ गया 44। आप 7 से करते हैं, 7 7 जा 49, 7 इंटू 9 63, 64 65 66 67, सो ये आ गया 67। नाउ 7 इंटू 9 हो गया ना, हाँ 7 4 जा 28 29 30 31 32 33 34, सो ये आ गया 34। ज़रा इसको ऐड कर लो, ये आ गया 3 9 10 11 12 13 14 15 16, सो 6 1 एंड वी हैव 7 8 9 10 11 12, देन वी हैव 4 4 8 9 एंड 3, सो हमारे पास आ गया 39263 एंड क्योंकि ऑलरेडी एक पॉइंट के आगे डेसिमल था, यहाँ लग जाएगा। अब अपॉन में 100 है तो 2 डेसिमल प्लेसेस ये इधर चला जाएगा, सो ये आ गया 39.263। क्लियर यहाँ तक? अब चलो दूसरा वाला क्या दे रखा था? 50.3% ऑफ 81। अब मल्टीप्लाई कर लो 503 को 81 से, इसको हटा देते हैं, सो वी हैव 503 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 81 से, ये हो जाएगा 305 एंड 8 से करते हैं, 8 3 जा
24, 8 0 0 प्लस 2, 8 5 40। सो ये आ गया जी 3, ये आ गया 4 5 6 7, ये आ गया 0 और ये आ गया 4। सो यहाँ पे नंबर क्या आया है 40743 और एक डिजिट से पहले था तो यहाँ डॉट लगेगा, अपॉन में 100, 2 डेसिमल आगे चला जाएगा। सो ये आ गया 40.743। अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ज़रा दोनों को प्लस कर दो। इसमें प्लस कर देते हैं हम 39.263। सो ये हमारा हो जाएगा 336 एंड ये आ गया 6 + 4 10, ये आ जाएगा 7 + 3 10 अगेन एंड ये आ जाएगा 10 अगेन एंड ये आ जाएगा 8। सो ये आ गया 80.006। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन, मतलब 80 समझ लो, ठीक है। बहुत 006 आके है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2 U। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स दिस एंड दिस इन दिस सैंपल। सो लास्ट क्वेश्चन में हमें बेटा परसेंटेज दे रखी थी, हमें वो निकालना था। अब हमें एवरेज दे दिया, परसेंटेज निकाल। लास्ट में हमने क्या करा था, दोनों की जो परसेंटेज दे रखी थी वहां से निकाल के दोनों को प्लस किया तो ये आ गया था। यहाँ पे हमें उल्टा करना है। सो लेट कर लेते हैं, लेट दी परसेंटेज पहले वाले की मान लो हमने x ले ली। सो सेकेंड वाले की क्या हो जाएगी, अगर पहले वाले की x है तो सेकेंड वाले की 100 - x हो जाएगी। भाई अगर इसमें मान लो 40% है तो उस वाले में ऑफकोर्स 60 होगा, इसमें 60 है तो उसमें 40 होगा, इसमें 30 है तो वो 70 होगा। सो 100% पूरा होता है। सो जितना ये आएगा 100 में से x माइनस कर लो, दूसरे की परसेंटेज होगी। तो पहले वाले की अगर हम परसेंटेज निकालें x% ऑफ किसका, यहाँ पे देखो 16 प्लस कितना 100 - x% ऑफ इसका क्या है 18। भाई इनका जब एवरेज निकाला दोनों को प्लस करेंगे। सो प्लस करके क्या आया, ये हमें दे रखा है 16.2। ओके चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 16x अपॉन में 100 प्लस ये हमारा हो जाएगा 100 - x। अच्छा इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर देते हैं। ये हो जाएगा 18 × 100 करो, ये आ गया 1800 माइनस 18x अपॉन में 100। सो इसको पहले प्लस करते हैं, यहाँ पे कॉमन है, एलसीएम ले लिया हमने। ये आ गया हमारे पास 16x प्लस 1800 माइनस 18x इक्वल्स टू 16.2। इसको ऊपर कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस 100 को हम मल्टीप्लाई करने भेज देते हैं। तो देखो ज़रा मल्टीप्लाई करोगे 16.2 एंड साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होना चाहिए, कायदे से 2 डेसिमल आगे चला जाना चाहिए ये। सो 1 डेसिमल तो 1 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। सो ये हमारा हो गया 1620। ठीक है, समझ में आए। 100 मल्टीप्लाई मतलब डेसिमल नंबर है तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा डेसिमल। तो 1 डिजिट तो थी, 1 हमने 0 लगा ली तो ये आ गया 1620। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 में से 18 माइनस करना है तो माइनस का आएगा 2x प्लस 1800। सो ये हो जाएगा -2x इक्वल्स टू 1800 प्लस का इधर जाके माइनस 1800 आ जाएगा। सो ये आ गया जी माइनस का 2x, यहाँ पे माइनस करो ज़रा। 1800 में से 1620, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया, ये आ जाएगा 8, ये आ गया 7 में से 6 गया 1 एंड ये आ गया 180। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, x हो जाएगा 180 अपॉन 2, कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 90। तो भैया एक की परसेंटेज x हमने लेट किया था, एक अगर 90% है तो दूसरा क्या था 100 माइनस x, मतलब 100 माइनस 90 करोगे 10%। तो भैया दो जो हमारे को दे रखे थे आइसोटोप, एक 90, ये 90% हो गया और दूसरा वाला हमारा 10% हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। इफ z इक्वल्स टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट एंड ऑल्सो नेम द एलिमेंट। सो z इक्वल्स टू 3 किसका, अरे किसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब z मतलब एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर 3 होता है बच्चे लिथियम का। ठीक है, लिथियम हो गया एंड हमें बोला है इसके जो वो है वैलेंसी कैसे होगी। तो देखो अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 3 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करो, 3 अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, पहले वाले में 2 आएगा, दूसरे शेल में 1 ही बचा तो 1 ही आएगा, आउटर मोस्ट शेल में 1 है। सो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 1। ठीक है, सो वैलेंसी पूछी थी 1 हो गया, एलिमेंट का नाम
लिथियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीशी एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर, कि भैया एक एक्स है जिसके प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, एक वाई है जिसका प्रोटॉन 6 है एंड न्यूट्रॉन 8 है। तो पहली चीज तो ये देख लो, यहाँ पे अगर इन दोनों के ही जो प्रोटॉन है वो 6 है, इसका क्या मतलब है, दोनों ही सेम एलिमेंट है, एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है, मतलब मास नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एक ही एलिमेंट है। ऑल्सो एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, हमारा कार्बन का होता है। तो बेसिकली कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे। चलो यहाँ वापस आ जाते हैं। गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों का मास नंबर बताओ। एक्स का मास नंबर क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, 6 + 6 12 हो गया। वाई की बात करें 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशी, क्या रिलेशन दिख रहा है हमें, क्लियर रिलेशन दिख रहा है भाई, एक्स वाई। अगर मैं इसको देखूं दोनों का ही बच्चे ये 6 है, एक के ऊपर 12 आएगा, एक 14 आएगा, तो ये क्या होते हैं, बेसिकली देखा जाए तो ये सेम ही है, ये हमारे आइसोटोप्स है। दीज आर आइसोटोप्स, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन 14, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स बताने हैं। पहला है जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। भैया जे थॉमसन ने वाटरमेलन वाला मॉडल दिया था हमें, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है बच्चे, अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। अब यहाँ देखो ये बात तो सही है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, लेकिन क्या वो इसलिए क्योंकि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिले, नहीं भैया। इलेक्ट्रॉन हमारा एक सब पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों ही अलग अलग एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज्वाइन हुए इससे न्यूट्रॉन बन गए इसलिए वो न्यूट्रल है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अरे ये कैसा फॉल्स लिखा है मैंने, फॉल्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल सही बात है, जो इलेक्ट्रॉन का मास है बच्चे, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि प्रोटॉन का मास इनटू में 1800 के अराउंड करोगे तो वो आता है। तो दिस स्टेटमेंट इज क्वाइट ट्रू, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। लास्ट है, एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज एज अ मेडिसिन। नो नो नो, हमने क्या पढ़ा था, एक आयोडीन का आइसोटोप किसके लिए यूज होता है, ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन गॉइटर एक बीमारी है उसके ट्रीटमेंट के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन है, आप यहाँ पे 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन में यही करना है, हमें टिक करना है कौन सा करेक्ट है। सो पहला वाला है, रॉदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, किस चीज की डिस्कवरी हुई थी बच्चे उससे, एटॉमिक न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स तो बाद में ही डिस्कवर हुए थे, सो न्यूट्रॉन्स नहीं है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पहले ही डिस्कवर हो गए थे, तो उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, जहां से उन्हें पता चला था कि भैया ये सारा ज्यादातर एटम खाली है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ये अलग बात है, ये उन्होंने उस टाइम से ये बोला था कि इसके अंदर प्रोटॉन्स है, लेकिन न्यूक्लियस इस एक्सपेरिमेंट से ही डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, एक एलिमेंट के अगर आइसोटोप्स है तो उनका सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। सो बच्चे आइसोटोप्स में हमारा जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। मास नंबर अगर डिफरेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम पे। तो मतलब अगर उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है तो वो आइसोटोप्स बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 17th, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl- आयन आर। अब देखो जरा, अगर हम क्लोरीन की बात करें बच्चे, सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 17 का मतलब इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स है। जरा डिस्ट्रीब्यूशन देखो इसका, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 8 जाएंगे, फिर बचे 7 जाएंगे। ऐसा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका, यही होगा। यहाँ पे क्लोरीन की बात नहीं हुई, यहाँ पे Cl- आयन की बात हुई। अब अगर इसमें माइनस का चार्ज है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। मैंने अभी आपको समझाया था ना कि जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, भैया वो स्टेट पे था, अब उसे एक नेगेटिव चीज मिल गई तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो उसने इलेक्ट्रॉन एक गेन किया है
तभी वो हमारा Cl माइनस आयन बना है। अब अगर उसने गेन कर लिया तो क्या होगा 2 8 8 ये हो जाएगा। हमसे पूछा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, आउटर मोस्ट शेल में जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में अब कितने हो गए 8, तो देख लो 8 का है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम की जब हम बात करते हैं बच्चे, एटॉमिक नंबर क्या है 11 है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स है जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 2 जाएंगे के शेल में, 8 जाएंगे एल शेल में, एंड 8 2 कितने हो गए 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा लास्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देख लो यहाँ पे 281 कहाँ है, 281 ये रहा। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा 19th क्वेश्चन है, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक तो बेसिक सी चीज दे क्या रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड हमें बाद में नेम करना, लास्ट में चलेंगे नेम पे। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही 9 हो जाएंगे। सही है ना, ये तो पता है ना भाई। अगर एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक नंबर कहाँ से आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, अगेन इसका 16 है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 16 हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 दे रखे, तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा सेम होते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 होगा, ये करेक्शन कर लेना, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो बच्चे कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग नहीं हो सकते, अगर वो आयन है तो अलग केस है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। चलो इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसका अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स 12 है तो एटॉमिक नंबर भी 12 होगा। यहाँ पे 1 1 है तो ये 1 1 हो गया। यहाँ तक टेबल समझ में आया। अभी मैंने सिर्फ एक चीज यूज करी है कि एटॉमिक नंबर कहाँ से आता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे बस हमने इन दोनों को सेम सेम कर दिया, जहां पे ये वाला टेबल और ये वाला मतलब कॉलम फिल कर लिया। आगे देखो मास नंबर। अब देखो अगर इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 थे एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 थे, तो मास नंबर कैसे निकालोगे, प्लस कर दो इनको, 10 + 9 19। सो ये 19 हो गया बच्चे। इसी तरीके से यहाँ दे रखा है 32 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे। 32 में से 16 माइनस करो, कितना आएगा 16 आएगा। समझ में आया, ये पता है ना 16 + 16 32 होता है। इसी तरीके से यहाँ भी 12 डाल दो, 12 + 2 24 होगा। समझ में आ रहा है, सिंपल सा फॉर्मूला चल रहा है, मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। सो यहाँ पे हमें मास नंबर निकाला था, दोनों को प्लस कर दिया। अब इसमें मास नंबर दे रखा था, एक चीज निकालनी है, तो 32 - 16 हो गया। यहाँ पे 24 - 12 हो गया, एंड यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, 2 में से 1 गया, 1 हो गया, इधर 1 - 1 पहले ही 0 लिखा हुआ है। सो यहाँ तक टेबल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेम्स पे। सो अब एक बार इनके नाम देख लेते हैं। देखो जरा 9, एटॉमिक नंबर 9 क्या होता है, फ्लोरीन का। सो F हो गया, पूरा लिख लेना फ्लोराइन। देन है हमारा 16 सल्फर दे ही रखे। 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, Mg का होता है। अब लास्ट वाले 2 याद करो यहाँ पे। अच्छा 1 एटॉमिक नंबर किसका होता है बच्चे, हाइड्रोजन का होता है। लेकिन इसमें फर्क देखो क्या है, यहाँ पे एक बार न्यूट्रॉन 0 भी है, एक में 1 है। सो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था 3 आइसोटोप्स होते हैं, जहां पे अगर तो बेटा न्यूट्रॉन एक भी नहीं है हमारे पास, सो उसका मास नंबर 1 होता है, एंड उसको हम प्रोटियम बोलते हैं, वी कॉल इट प्रोटियम। इसी तरीके से अगर एक न्यूट्रॉन आ जाता है तो उसका मास नंबर 2 बन जाता है, तो वो बन जाता है ड्यूटीरियम। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 न्यूट्रॉन आ गए तो मास नंबर हो गया 3, एंड ये बन गया हमारा ट्रीटियम। सो ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 दे रखे हैं, एक में हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 मतलब मास नंबर 1 हो गया। मास नंबर 1 है तो क्या नाम होता है इसका, प्रोटियम। सो प्रोटियम के लिए P यूज करते हैं। देन इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन आ गया, मास नंबर 2 हो गया, तो ये क्या बन गया, ड्यूटीरियम। सो इसके लिए हम D यूज करते हैं। ओके, सो विद दिस ये चैप्टर होता है कंप्लीट। दिस वाज दी लास्ट क्वेश्चन। हमारी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इन बिटवीन क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नोट्स भी इसके डिस्कस कर चुके हैं। तो आई रियली होप अब आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे आगे जाके हम। अभी के लिए वील स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर बट इन दी नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। सो डू लेट मी इन दी कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करें। ओके, सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।